सो ऑलराइट गाइज, वेलकम बैक। हमारी है ये क्लास नंबर 22 एंड हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज। आज हम शुरू करने वाले हैं 1.3। ये हमारी जो है ओवरव्यू है फर्स्ट क्लास का, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे इरेशनल नंबर्स जो है क्या होते हैं एंड हमें जो क्वेश्चंस हैं किस तरह से आएंगे हमें और किस तरह से सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। तो चलिए, ऑलरेडी हमने चैप्टर के शुरू में ही डिस्कस किया था कि नंबर सिस्टम हमारा दो तरह से होता है, एक होते हैं रियल नंबर्स और होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स हमने फर्दर देखा था होते हैं रैशनल नंबर्स एंड हमारे पास होते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है ना। रैशनल नंबर्स होते हैं हमारे पास जिस तरह √4 या जिनको हम p/q की शक्ल में लिख सकते हैं, जिस तरह से 5/7 3। ठीक है ना। ऑलरेडी हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम रेशियो नहीं बना सकते। ठीक है ना। p/q की शक्ल में जो है नहीं आते, उन नंबर्स को हम जो है इरेशनल कहते हैं। ये नंबर अपने आप में नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, राइट। तो इरेशनल नंबर्स का अगर आप कंसेप्ट देखें, इसको जो है हम यूज़ करते हैं लिमिट्स के अंदर, कंटिन्यूटी के अंदर, डिफरेंशिएशन के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर, हायर मैथमेटिक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इरेशनल नंबर्स जो हैं हमारे वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है हाईली वहाँ पे जो है हमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में जो है मदद करते हैं हमारे। जब आप आगे क्लासेस में जाओगे तो आप देखेंगे इरेशनल नंबर्स की बहुत सी लिमिटेशंस हैं जिनको इरेशनल नंबर्स जो हैं फिल करते हैं। बट जहाँ पे हम अगर एक्सरसाइज की बात करें मोर स्पेसिफिकली, तो हमारे पास जो इरेशनल नंबर्स हैं इसके अंदर जो है इस एक्सरसाइज के अंदर जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इरेशनल नंबर्स पे, वो देखने को मिलेंगे 4 टाइप के। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से आपको एक टाइप इस तरह से कि प्रूव करिए ये एक इरेशनल नंबर है, या आपको क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से। सेकेंड टाइप, या आपको क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से, राइट। थर्ड टाइप, या आपको क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से। ठीक है ना। तो इस 4 टाइप्स के जो है आपको क्वेश्चन जो है इरेशनल नंबर के एक्सरसाइज के अंदर जो देखने को मिलेंगे, जो आपको प्रूव करने हैं ये अपने आप में इरेशनल हैं कि नहीं है। आज हम प्रूव करने जा रहे हैं कि हमारा √3 जो है ये इरेशनल है कि नहीं है। ये एग्जांपल का क्वेश्चन है। इस तरह √3, √2, √5। ठीक है ना। एग्जामिनर रिपीटेडली ये जो है पूछ रहा है आपसे, जस्ट आपको एक जो क्वेश्चन है इसका फॉर्मेट आपको समझ लेना है एंड इन सेम वे आप जो दूसरे आपके होंगे क्वेश्चंस वो भी आप वैसे ही कर पाएंगे। तो मैंने ले लिया है √3 एंड इसको हम जो करने वाले हैं सॉल्व, इसको हम जो प्रूव करने वाले हैं कि हमें ये प्रूव करना है कि ये अपने आप में इरेशनल है। ठीक है ना। जब चीज़ें हमें प्रूव करनी होती हैं, प्रूव का मतलब होता है कि इसके अंदर हमें अपना दिमाग लगाना है। ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि एक मेथड से हम प्रूव कर पाएँ। ठीक है ना। हमारे पास बहुत से मेथड्स होते हैं, ठीक है, चीज़ों को प्रूव करने के लिए। तो हम सबसे ईजीएस्ट मेथड जो है जहाँ पे लगाने वाले हैं, तो यहाँ पे जो है हमारा जो है हमें इस नंबर को जो है इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जो है प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव √3 एज एन इरेशनल। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये इरेशनल है। ये चीज़ हमें √3 को हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। चलिए, हमें प्रूव करना है तो मतलब हमें अपनी स्मार्टनेस लगानी है। अब हम एक नंबर को अगर इरेशनल प्रूव करेंगे तो जहाँ पे जो है हम यूज़ करेंगे कंट्राडिक्शन मेथड का। ठीक है ना। चलिए, कंट्राडिक्शन मेथड का क्या मतलब होता है? कंट्राडिक्शन मेथड का मतलब होता है कि अगर ये कह रहा है कि मुझे इरेशनल प्रूव करना है, मैं इसको बोलूँगा नहीं ये रेशनल है, मैं एज्यूम कर लूँगा कि ये रेशनल है, तो फिर मैं इसके अंदर क्वालिटीज़ चेक करूँगा कि क्या इसके अंदर रेशनल नंबर की क्वालिटीज़ हैं। अगर मुझे इसको सॉल्व करते करते आया एंड पे कि इसके अंदर जो रेशनल नंबर की क्वालिटीज होनी चाहिए वो तो एग्जिस्ट नहीं करती, अगर वो क्वालिटीज इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, तो एट दैट टाइम मैं एग्जामिनर को बता पाऊंगा कि ये फिर सर इरेशनल है। आपको समझ आ रही है? दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमें कह रहा है हमें √3 को प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। मैंने कहा हम इसको इस तरह से प्रूव करेंगे कि हम इसको एज्यूम कर लेंगे कंट्राडिक्शन मेथड से। कंट्राडिक्शन मेथड का मतलब होता है कि जो चीज़ हमसे पूछी जा रही है हम पहले उसका उलट हम जो है मान लेते हैं। तो हम जो है इसको पहले √3 को मान लेंगे रेशनल। जब हम √3 को रेशनल मान लेंगे तो इसका मतलब कि हम √3 को p/q की शक्ल में लिख सकते हैं ना, या a/b की शक्ल में लिख सकते हैं अगर हम इसको रेशनल मानेंगे। जब मैंने इसको रेशनल माना और इस फॉर्म में लिखा, तब मैं देखूंगा कि इसके अंदर रेशनल नंबर्स की क्वालिटीज हैं भी कि नहीं है। ठीक है ना। अगर मैं रेशनल नंबर्स की क्वालिटीज इसके अंदर चेक करूंगा, जो रेशनल हम नंबर्स की क्वालिटीज होती हैं, एट द एंड अगर मुझे पता चला कि इसके अंदर नहीं आ रही, तो मैं मान लूंगा कि ये फिर रेशनल नहीं है।
तो ये इरेशनल है, ठीक है ना। तो ये रहेगा हमारा जो बेसिक फ्रेमवर्क जिस पे हम जो है प्रोसीड करने वाले हैं, ठीक है ना। वी विल प्रूव इट थ्रू कंट्राडिक्शन मेथड, थ्रू कंट्राडिक्शन मेथड। मैंने कहा कि हम इसको प्रूव कर रहेंगे कंट्राडिक्शन मेथड से। कंट्राडिक्शन मेथड का क्या मतलब होता है, हम इसका उलट मान के प्रूव करेंगे। लेट √3 बी a rational, be a rational is a rational, हम लिख देंगे कि ये मैं मान लेता हूं कि ये is a rational नंबर। पहले मैंने मान लिया कि ये वाला जो है √3 ये मेरा एक रैशनल नंबर है। आर यू गेटिंग दैट? मैंने ये एज्यूम कर लिया ये एक रैशनल नंबर है, तो फिर अगर ये रैशनल नंबर है तो इसके अंदर क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। ये मैंने माना कि ये एक जो है रैशनल नंबर है, देन जो है हम इसको लिख सकते हैं तो ये चीज अप्लाई करती है कि हम इसको लिख सकते हैं a/b की फॉर्म में, ठीक है ना। तो जहां पे जो वेयर a and b are two co-prime numbers and b is not equal to 0। तो चलिए इस चीज का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मैंने इसको मान लिया ये रैशनल नंबर है, a/b की शक्ल में मैंने इसको लिख दिया, बट जो नीचे है ना, नीचे वाला b कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 कुछ भी नंबर है, ठीक है ना। मुझे पता अभी नहीं है कि ये कौन सी वैल्यू आएगी नीचे, तो ये वाला जो है ये 0 नहीं होगा, ठीक है ना, ये 0 नहीं है, मैंने ये लिखा। एंड भी आपस में को प्राइम है। को प्राइम का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जांपल प्राइम का कंसेप्ट हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा है। को प्राइम का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास दो नंबर्स हैं, जिस तरह से 3 है और 5 है, दो नंबर्स हैं, इसके अंदर ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, बट इन दो के अंदर जो आप देखेंगे इस और इस नंबर के अंदर 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग कॉमन है, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं ये अपने आप में जो है को प्राइम्स हैं, ठीक। तो दो को प्राइम्स होते हैं जिन दो नंबर्स के बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन ना हो। प्राइम नंबर्स का हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम वेस्ट टाइम आपका नहीं करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमें करना है इन दोनों की स्क्वेयरिंग करनी है। √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड से मैंने जो है स्क्वेयरिंग की है। चलिए अब मैंने दोनों साइड से जो है इसको स्क्वेयरिंग कर दी। स्क्वेयरिंग जब मैं करूंगा तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आएगी 3 एंड यहाँ पे मेरी वैल्यू आएगी a² डिवाइडेड बाई b²। चलिए वहां पे मैंने लिखी है ना जो √3 का स्क्वायर जो है मैंने इसको लिखा। देखिए √3 का मतलब होता है 1/2। तो यहाँ पे 3 को मैं अगर ऐसे रखूं तो इसके ऊपर रखूं मैं इस तरह से 1/2, अंडर की वैल्यू इसके इक्वल होती है। एंड क्रॉस में ये वाला 2, इसको मैं और आगे प्रोसीड करूं तो 3 2 इकाई हो जाएगा मेरा 2 एंड 2 इकाई यहाँ पे हो जाएगा 2, ये और ये कट जाएगा तो यहाँ पे बचा क्या 3, वही जो है मैंने लिख दिया इसको डायरेक्ट 3, ठीक है। चलिए ये बेसिक सा कंसेप्ट होता है कि रूट की वैल्यू किसके इक्वल होती है। चलिए तो मैंने इसको लिख दिया, अब मैं इसको इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे एक a² चाहिए, मैंने a² एक साइड कर लिया, तो इस b को जब मैं इस इज इक्वल टू के उस साइड भेजूंगा तो ये इस साइड में आ जाएगा, तो हो जाएगा मेरा 3b², ठीक है। मैं इसको मान लेता हूं ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है। बट इक्वेशन फर्स्ट से मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं, जो चीज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं वो चीज मुझे लिखनी है बेटा नीचे, ठीक है ना। तो इससे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि ये जो ये वाले इस साइड में जो चीज है ना, इस साइड में जो चीज है वॉट एवर यहाँ पे a² है जो भी है, ये वाला इक्वल होगा 3b² के। अगर ये वाला इसके इक्वल है तो 3 जो है b से क्रॉस हो रहा है, इसके बीच में ज़रब है, ठीक है ना। तो इसका यह मतलब हुआ कि 3 कोई ऐसा नंबर है जो इस पूरी वैल्यू को जो है अपने आप में डिवाइड कर रहा होगा, ये पूरी वैल्यू इससे डिवाइड होती होगी, ठीक है ना। जरा सोच के, ये बहुत इजी है, मुझे आई थिंक फर्दर एक्सप्लेन करना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास 4 है एंड ये मेरे पास 2 क्रॉस 2 है,
ठीक है ना। मान लेते हैं ये 2 हमारा बी स्क्वायर है, या कुछ भी नंबर है, या फॉर एग्जांपल बी है, बी स्क्वायर है, जो भी है। बट ये वाला जो आपको 2 दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाला 2 आप देखेंगे इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है ना, क्योंकि ये 4 इसके इक्वल होता है, 2 × 2 4, तो 2 इसको डिवाइड करेगा, तो 2 इसका मतलब इस पूरे 4 को भी डिवाइड करेगा। वहां पे इस वक्त हमें नंबर्स का पता नहीं है, ए कौन सा नंबर है, बी कौन सा नंबर है, बट हम अपने जो हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, या जिस तरह से हमने जो बेसिक हमारी मैथ की नॉलेज है, उससे हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये वाला जो नंबर है ये इसकी मल्टीप्लीकेशन में 3 क्रॉस b में है, बट ये एक फैक्टर है जो यहाँ के इस पूरे नंबर को जो है डिवाइड कर सकता है, क्योंकि ये वाला 3 इस पूरे नंबर का फैक्टर है, एंड ये पूरा नंबर जो है इसके इक्वल है, तो इस हिसाब से ये वाला 3 इस नंबर को भी डिवाइड कर लेगा। तो हम ये एज्यूम कर देंगे, जिससे हमें जो है पता चलता है ये चीज एम्प्लाइज करती है, क्या एम्प्लाई करती है, ये एम्प्लाई करती है कि जो 3 है हमारा, 3 इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। 3 जो है ए स्क्वायर का फैक्टर है, ठीक है ना, 3 जो है ए स्क्वायर का फैक्टर है। अगर देखिए, अगर 3 ए स्क्वायर का फैक्टर है, इसका मतलब है कि ए स्क्वायर का क्या मतलब हो, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए क्रॉस ए। अगर ये वाला 3 जो है इन 2 को डिवाइड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये एक ए को भी डिवाइड करेगा। सपोज मैं कर लेता हूं, सपोज करता हूं मैं ये कि मेरे पास एक नंबर है जिस तरह से 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 16 के। फॉर एग्जाम्पल इसको 2 डिवाइड कर रहा है, कितना आता है 8। अगर मैं इस तरह से कहूं, अगर इस 4 को मैं अलग अलग करूं, फॉर एग्जांपल मैं करूं इस तरह 4 × 4, तो अब मैं देखूं कि इस 4 को 2 डिवाइड करेगा, 2 दूने 4, 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है। तो सिंपल सा मतलब हुआ कि अगर इस स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कोई नंबर, 2 इस स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 इस अकेले 4 को भी डिवाइड कर लेगा। तो ये चीज मैं लिख सकता हूं, इतनी तो क्लियर है ना। तो ये मैं लिख सकता हूं 3 इज ए फैक्टर ऑफ ई, ठीक है ना। दिस इज समथिंग प्रेटी सिंपल, आई थिंक आपको समझ आनी चाहिए। चलिए, ये चीज हमने एज्यूम कर ली, ये चीज हमें जो है ऊपर वाली जो इक्वेशन हमने देखी, इक्वेशन फर्स्ट, हमें उससे पता चली। चलिए अब हमें क्या करना है ना, लेट हम एज्यूम कर लेते हैं कि ए की वैल्यू जो है, लेट जो ए है हमारा वो है कुछ सी भी जो है 3c के इक्वल। मैंने मान लिया कि जो हमारा ए है वो इक्वल है किसके, 3c को इक्वल, 3c के बराबर है मेरा ए, ठीक है ना। ये मैंने मान लिया, जिसके अंदर जो मेरा c है, c इज ए कांस्टेंट, ठीक है, जहां पे जो वेयर c इज ए कांस्टेंट, जहां पे c जो है कांस्टेंट है। अब मैं अगर इसकी स्क्वायरिंग करूं तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, तो जहां पे हो जाएगा 3c का होल स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। मैंने इन 2 की स्क्वायरिंग की, ठीक है ना, मैंने इनकी स्क्वायरिंग की, तो मुझे क्या मिला, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर, ठीक है ना। ये वाला नंबर मुझे मिलता है जहां पे, ठीक। तो इसको मैं जो है इक्वेशन सेकंड एज्यूम करता हूं, इक्वेशन सेकंड एज्यूम करता हूं। ये मैंने कर ली इसको इक्वेशन सेकंड एज्यूम, एंड नाउ लेट्स गो डाउन। अब देखिए इससे मुझे क्या पता चलता है, इससे मुझे पता चलता है जिस तरह ऊपर वाली इक्वेशन से मुझे पता चला, इन ए सिमिलर वे मुझे जो है चीजें जहां से भी जो है पता चल रही है। एंड क्या पता चल रहा है आपको, आप अगर देखें जहां पे लेट मी गो, जहां पे हम ए स्क्वायर जो है, एक मिनट, तो स्क्वायर मैंने कर दिया बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग मैंने कर दी बोथ साइड्स, दोनों साइड से मेरी स्क्वायरिंग होगी। अब जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की जगह पे मैं ए की वैल्यू लिखता हूं। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है ऊपर वाली इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर आप देखें तो हमारी वैल्यू है वहां पे 3b स्क्वायर, लेट मी गो अप, ठीक है। जहां पे इक्वेशन जो फर्स्ट है इसके अंदर ए स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, 3b स्क्वायर, वही मैंने ए वाली जो इक्वेशन है, ए की जगह पे, ये वाला ए है हमारा, ए की जगह पे मैंने लिख दिया 3b स्क्वायर। तो 3b स्क्वायर जहां पे कितना किसके इक्वल हो जाता है हमारा, 9c स्क्वायर के। तो 3c का, तो इसका मतलब होता है 3 का स्क्वायर, c का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 3 × 3 × c स्क्वायर, एंड 3 × 3 होता है 9c स्क्वायर, ठीक है ना। वही मैंने लिखा जहां पे 3c का होल स्क्वायर होगा 9c स्क्वायर। चलिए अब अगर देखें आप, जहां पे 3 है, जहां पे 9 है, तो 3 × 3 3 × 9, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c, हम इसको
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। अब इसको मैं इक्वेशन जो है सेकंड मान लूंगा, ठीक है ना। मेरी कोशिश क्या थी? मेरी कोशिश ये थी कि ए के फैक्टर तलाश करने एंड बी के फैक्टर तलाश करने, क्योंकि मैंने ऊपर रेशनल नंबर एज्यूम किया है a बाई बी, तो मैं देखूंगा ए के क्या फैक्टर बनते हैं, बी के क्या फैक्टर बनते हैं, ठीक है ना। तो चलिए वही चीज मैं जो है यहां पे देख रहा हूं, ठीक है। तो बी स्क्वायर, अब मैंने जहां पे जो है बी स्क्वायर जो है मेरी 3c स्क्वायर के इक्वल हो गया, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें एम्प्लाइज होता है, पता चलता है कि ये वाला जो 3 है ये बी स्क्वायर का फैक्टर है। 3 इज ए फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है ना। अगर 3 बी स्क्वायर का फैक्टर है तो जिस तरह मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया, तो 3 इज ए फैक्टर ऑफ बी, 3 जो है बी का भी फैक्टर होगा। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। अगर 3 जो है हमारा बी स्क्वायर का फैक्टर है तो 3 जो है हमारा बी का भी फैक्टर होगा। अब चलिए, अब देखिए आप, 3 जो है बी का फैक्टर है, वहां पे ऊपर वाली एम्प्लाइज में आपने देखा जब इक्वेशन फर्स्ट बनी थी, उसके अंदर आपने एक चीज नोटिस की कि वहां पे जो ए का फैक्टर बन रहा है वो भी आपको 3 देखने को मिला, ठीक है ना। आते हैं हम ऊपर एंड यहां पे, ये देख जहां पे अगर आप गौर से देखेंगे, जहां पे ये 3 जो है वो फैक्टर है ए स्क्वायर का, एंड यहां पे जो है फिर 3 ए का फैक्टर है, एंड यहां पे जो 3 है यही 3 जो फैक्टर बन रहा है इस जगह पे, यही 3 इन सिमिलर वे जहां पे भी आपको देखने को मिलेगा ये बी का फैक्टर जहां पे बन रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, इसका मतलब हुआ हेयर 3 is a common factor of A and B। जो 3 है वो कॉमन फैक्टर है A एंड B का, which contradicts our assumption। जो हमारी assumption है उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, which is A and B are co-prime। हमने अज्यूम किया था कि A एंड B और को प्राइम है, लेकिन जहां पे हमें फैक्टर मिल रहा है A का 3, ऊपर हमने जिस तरह प्रूव किया A का फैक्टर निकला 3 एंड B का, A और B का एक कॉमन फैक्टर हमें देखने को मिला 3, जबकि को प्राइम नंबर्स के अंदर ये रूल होता है कि A के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर जो है नहीं होता, ठीक है ना। बट जो हमने जो ऊपर रेशनल नंबर की एजम्पशन ली थी उसके अंदर हमने जब इसको प्रूव किया तो हमने देखा कि 1 के अलावा जो है 3 एक हमारा कॉमन फैक्टर आ गया। मतलब जो पहले हमने एज्यूम किया था कि A एंड B को प्राइम है वो अपने आप में गलत है। तो इससे हम ये मान सकते हैं कि जो √3 है इसकी वैल्यू A एंड B, A डिवाइडेड बाई B के इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो इससे हमें सिंपल पता चलता है कि हमारा जो √3 है वो एक इरेशनल नंबर है, हेंस √3 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर प्रूव्ड। तो हमने जो है ये जहां पे प्रूव कर दिया कि हमारा जो ये है ये एक इरेशनल नंबर है। चलिए, अब ये तो हो गया यहाँ पे, बट हम समझेंगे कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया, एंड आपको जो है अगर नेक्स्ट टाइम कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको उसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, मैंने पूरी स्क्रीन पे जो है क्वेश्चन को ला रहा हूँ। देखिए, अब नेक्स्ट टाइम जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि इसके अंदर हमने कितने स्टेप्स जो है फॉलो किए हैं। सबसे पहले जो है आप जो है ऊपर लिखेंगे कि जो भी नंबर होगा, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट टाइम नॉट नेसेसरी कि आपको यहाँ पे 3 देखने को मिले, नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ पे √2 हो सकता है, √5 हो सकता है, √7 हो सकता है, व्हाटएवर जो भी आपको प्रूव करना होगा। जहाँ पे इसको √3 है वहाँ पे आपको जो है √5 है वो लिख लेना है। बट उसके बाद आपको एक चीज़ इंश्योर करनी है कि जो आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो कैलकुलेशंस आप सही कर रहे हो। तो क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले मानते हैं कि √3 हमारा एक इरेशनल है, ठीक है ना। हम इसको कंट्राडिक्शन मेथड से जो है प्रूव करेंगे।
तो √3 मैंने जो है एक रेशनल नंबर मान लिया। अगर रेशनल नंबर मान लिया तो इसको मैं p/q की √3 को मैं a/b की फॉर्म में लिख रहा हूँ, जिसके अंदर a और b जो हमारे हैं वो दो को प्राइम हैं, जिसके अंदर जो मेरा नीचे वाला नंबर है b वो 0 नहीं है। ठीक है, ये चीज़ होगी। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप ये हुआ फर्स्ट स्टेप कि हम इसको जो है इसके को लिखते हैं। सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, हम इसको स्केयरिंग करते हैं। तो √3 को एंड मैंने इस साइड को जो है स्केयरिंग किया एंड इस साइड को भी स्केयरिंग किया, साथ में लेगा मैंने स्केयर किया। उसके बाद हम इसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर को जो है मैं जो है थर्ड स्टेप मेरा है कि मैं ए स्क्वायर को एक साइड में रखता हूँ एंड 3b स्क्वायर को मैं जो है इसको मैं इस साइड में खींचता हूँ एंड इसको मैं अकेला करता हूँ। ठीक है ना, ये हुआ हमारा और इसको मैंने इक्वेशन की एज्यूम फर्स्ट। तो नंबर हमारा जो फोर्थ स्टेप है कि ये वाली जो इक्वेशन बनी मैं इसका एनालिसिस लिखता हूँ। मैं मतलब ये लिखता हूँ कि मुझे ए का जो मेरा मकसद था 3 का फैक्टर जो ए है मेरा एक नंबर इज ए फैक्ट, ए जो मेरा नंबर है, ए जो मेरा है जहाँ पे वेरिएबल, इसका फैक्टर मुझे पता लगाना है। तो ए का फैक्टर लिखने के लिए पहले मैंने जो है इसके लिए मैंने कहा कि ए स्क्वायर का फैक्टर है 3, फिर मैंने उसके बाद जो है लिखा कि इस हिसाब से जो है 3 जो है मेरे ए का भी फैक्टर होगा। ये मेरा मकसद था जो मैंने स्टेप 4 के अंदर लिखा। ठीक है ना, तो इसको मैंने जो है गांठ बांध ली है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट, क्योंकि नेक्स्ट मेरा नंबर नीचे है बी, नीचे वेरिएबल है बी, तो मुझे देखना है कि बी का मेरा जो है वेरिएबल होना चाहिए वो भी 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे 4 स्टेप हो गए क्वेश्चन के अंदर। मैं आया फिफ्थ स्टेप में। फिफ्थ स्टेप में मैंने जो है ए की वैल्यू ले ली 3c। ठीक है ना, मैंने ये मान लिया कि एक 3 तो ऑलरेडी ऊपर मुझे पता चला कि ऑलरेडी इसका एक फैक्टर है, तो मान लेते हैं कि c कोई और वैल्यू होगी तो ये कुल मिला के ए के इक्वल होता है। ठीक है ना, तो c मैंने मान लिया कि एक कंस्टेंट है। ठीक है, ये मेरा था स्टेप 5। तो स्टेप 6 मेरा था कि मैंने इसकी स्क्वेयरिंग की, यहाँ पे दोनों साइड से एंड इसको अकॉर्डिंगली मैंने किया सॉल्व। राइट, तो स्टेप 7 मेरा क्या था, स्टेप 7 मेरा था कि जो ऊपर से जो चीज़ मुझे पता चली वो मैंने लिखी, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। ठीक है ना, b स्क्वायर मुझे यहाँ पे अकेला करना था एंड 3c स्क्वायर। ठीक है ना, मेरी मिशन ये है कि मुझे b का फैक्टर पता लगाना है। b का फैक्टर यहाँ पे मुझे 3 मिल रहा है, तो ये वाला जो है इसको मैंने b का फैक्टर मैंने 3 लिखा, बट उससे पहले मुझे ये करना था कि b स्क्वायर का जो है इसका भी फैक्टर मुझे लिखना था, बट मेरा प्राइमरी गोल था कि ये मुझे b का फैक्टर पता चले। अब मुझे b का फैक्टर भी पता चल गया एंड मैंने जो है यहाँ पे a का फैक्टर भी जो है यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है ना, तो चलिए ये मेरा जो था एम्प्लाइज जो मैंने किया, ये मेरा था 8th स्टेप था क्वेश्चन के अंदर। राइट, मैं नीचे आता हूं एंड यहाँ पे मैं अपनी जो कंक्लूजन है, जो चीज़ मैंने समझी लास्ट पे, दैट इज 9th स्टेप मेरा है कि मैंने क्या समझा कि ए का जो है 3 एक ऐसा फैक्टर है जो ए का भी आ रहा है एंड बी का भी फैक्टर आ रहा है। ठीक है, और ये वाली जो चीज़ है मेरी अजम्पशन को कंट्राडिक्ट कर रही है, क्योंकि मैंने एज्यूम किया था √3 जो है ये इक्वल है a/b के एंड a एंड b जो है ये को प्राइम है। अगर ये को प्राइम है मतलब इसका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा, इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। बट जहाँ पे जो है 3 कॉमन फैक्टर आ गया, इसका मतलब मेरी अजम्पशन गलत थी। जो मैंने एज्यूम किया था कि √3 जो है एक रेशनल इस शक्ल में लिखा जाएगा, वो इसका मतलब कि वो गलत है। तो जहाँ पे जो है मैंने जो लास्ट स्टेप जो लिखा 10th स्टेप, ये इसका मतलब जो है ये वाला जो है ये एक इरेशनल नंबर है। इतना ही था हमारा क्वेश्चन। कोई भी अगर नेक्स्ट वैल्यू होगी √2, √3, √5 वो आपको यहाँ पे लिख लेनी है, बट जब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तब आपने उसका ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, यहाँ पे 5 आया करेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपने देखनी है, बाकी जो है क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होगा। विद दिस हम इसको एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।